नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे SYBA सेम 3 के पेपर नंबर 307 हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमारे सिलेबस में होगा आदिकाल और भक्ति काल का जो है वह निर्गुण भक्ति, यह बात मुख्य रूप में होगी। सबसे पहला जो हमारा इकाई में जो पहले हमको जानना है वह है आदिकाल का नामकरण। तो देखिए, हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर साहित्य आचार्यों में बहुत सारे मतभेद है, और यह ज़्यादातर मतभेद है वह हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर है। और उसमें भी क्या है कि मुख्य दो वर्ग है। एक वर्ग हिंदी के साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से मानता है, और दूसरा वर्ग जो है वह 10वीं शताब्दी से मानता है। किंतु वास्तव में यह दोनों कालखंड को अगर हम यह जो 7वीं से लेकर 10वीं सदी तक के कालखंड को अगर हम उसकी पृष्ठभूमि यानी आदिकाल की पृष्ठभूमि अगर मान लेते हैं, तो यह जो प्रश्न है या यह जो समस्या है उसका समाधान हो जाता है। तो इसलिए देखिए कि अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो इसलिए हिंदी भाषा एवं साहित्य की मूल चेतना को जानने के लिए हमें उसको भी समझना होगा। तो हिंदी साहित्य के कालखंडों के नामकरण को लेकर भी मतभेद है, और उसमें भी जो है आदिकाल है और रीतिकाल, बाकी जो नामकरण है उसमें ज़्यादा मतभेद नहीं है। तो आज हम जिस प्रश्न की बात करेंगे कि आदिकाल का नामकरण, तो देखिए अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल के लिए अलग अलग नामकरण दिए हैं। जैसे कि सर्वप्रथम ग्रियर्सन जी ने चारण काल कहा है, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा, राहुल सांकुत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवापन काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल एवं चारण काल कहा। तो इस प्रकार अलग अलग साहित्यकारों ने आदिकाल को अलग अलग नामकरण से माना है। तो कौन सा जो नामकरण है वह सफल सिद्ध होता है, या कौन कौन से नामकरण में कौन कौन सी कमियां हैं, तो इसकी हम विस्तृत चर्चा आज करेंगे। तो सर्वप्रथम चारण काल, ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में आरंभिक काल का नामकरण चारण काल किया है, किंतु इस नामकरण का कोई ठोस प्रमाण वह प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। इन्होंने चारण काल 643 से माना है, जबकि 1000 ईस्वी सन तक चारण कवियों की एक भी रचना हमको देखने को मिलती नहीं है। यहाँ पर देखिए जो ग्रियर्सन ने नाम दिया है कौन सा चारण काल, तो किस आधार पर कि हम जानते हैं कि जो आदिकाल था उस समय ज़्यादातर जो कविगण थे वह किस तो चारण जाति से वह रिश्ता रखते थे, यानी जो चारण कुल के थे वह ज़्यादातर काव्यों का निर्माण करते थे। मगर ऐसी कोई भी रचना किसी चारण कवि के नाम पर प्रकाशित नहीं हुई है जिसको हम आधार के रूप में कि हम कह सकते कि इन चारण कवियों ने इस प्रकार के साहित्य का या इस प्रकार के काव्य का निर्माण किया है। तो इन्होंने जिस जाति विशेष को केंद्र में रखकर इनको चारण काल कहा, आगे जाके कोई भी चारण ग्रंथ वह शायद सामने ला नहीं पाए हैं। और दूसरी बात कि चारण कवियों के अतिरिक्त भी, यानी जो चारण जाति के नहीं थे इसके अतिरिक्त भी कवियों ने या साहित्यकारों ने साहित्य की रचना की थी। तो इसीलिए सिर्फ इसे चारण काल कहना वह
शायद ग्रियर्सन के दृष्टिकोण की कमी है, इसीलिए अन्य साहित्यकारों ने भी चारण काल नाम स्वीकार किया नहीं है। तो इस प्रकार यह जो नाम है उसमें थोड़ी बहुत कमी दिखाई देती है। उसके बाद दूसरा नामकरण दिया गया है प्रारंभिक काल। देखिए मिश्र बंधु विनोद उनकी रचना है, तो उसमें 643 ईस्वी सन से 1387 ईस्वी सन तक के काल को उन्होंने प्रारंभिक नाम अभिहित किया है। यह नाम किसी साहित्य प्रवृत्ति का घोतक नहीं है, यह एक सामान्य संज्ञा है जो हिंदी भाषा के प्रारंभ को बताती है, अतः यह नाम भी तर्कसंगत नहीं है। यानी कि बस शुरुआत, हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई तो सिर्फ इसको प्रारंभ कहना, तो कौन कौन सी नए साहित्य का आरंभ हुआ, कौन कौन सी रचनाओं का निर्माण हुआ, या जैसे कि ग्रियर्सन ने आगे कहा कि चारण काल, तो उन्होंने किस दृष्टिकोण से इसको कहा, तो शुरुआत हुई, यह जो है नामकरण प्रारंभ हुआ, तो यह भी तर्क संगत नहीं लगता है, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं तो उनका स्पष्ट प्रारंभ कब से हुआ वह दिशा निर्देश तर्क सहित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मिश्र बंधुओं के द्वारा जो प्रारंभिक काल जो नामकरण आदिकाल को दिया गया है वह भी यहाँ पर थोड़ी बहुत तर्क संगत नहीं लगता, उसमें भी कमियां हैं, इसलिए जो प्रारंभिक काल नामकरण दिया है उसको भी सभी साहित्यकारों ने स्वीकार किया नहीं है। अगला जो नामकरण है वीर गाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1050 से लेकर 1375 तक को कालावधि को उन्होंने वीर गाथा काल दिया, और उन्होंने अपने मत के समर्थन में उन्होंने क्या कहा कि आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर तो रचना का किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं हो पाता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस अनिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाई आरंभ होती है तब से हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार रीति, श्रृंगार आदि की फुटकल दोहे राजसभा में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम, पूर्वचरित या गाथाओं का वर्णन किया करते थे। यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। तो यहाँ पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल कहा है, और हम जानते हैं कि आदिकाल के बाद अगर सर्वसम्मति से कोई नामकरण को स्वीकार किया गया है तो वह नामकरण है वीर गाथा काल। मगर इन्होंने जिन आधार पर यह नामकरण दिया है कि जिन ग्रंथों को लक्ष्य में रखकर उन्होंने यह जो वीर गाथा काल नाम दिया है, तो वह ग्रंथ देखिए विजय रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बिशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक, जसचंद्रिका, परमल रासो, खुसरो की पहलियाँ, विद्यापति की पदावलियाँ। तो इन आधार पर उन्होंने कहा कि यह ज़्यादातर जो ग्रंथ है इन ग्रंथों में वीर रस को केंद्र में रखकर साहित्य का निर्माण हुआ है। मगर आगे जाकर यह जितने भी ज़्यादातर ग्रंथ है वह जाली सिद्ध होते या प्रक्षेप यानी झूठे सिद्ध होते हैं, या तो उनका जो कवि है, इन रचनाओं के जो कवि है उस समय नहीं मिलते, या जो समय का रचनाओं जिस समय को केंद्र में रखकर रचनाओं का निर्माण हुआ है वह समय इस साहित्य के साथ मेल खाता नहीं है। तो यानी या तो उनके कवि कोई और निकलते हैं, या उन्होंने उस कालावधि में जो रचना की है
तो उनको केंद्र में रखकर उन्होंने जो कथा वस्तु की है उनके कहीं भी जो सबूत होने चाहिए, जो आधार होने चाहिए, उन आधारों पर अगर इनकी विवेचना की जाती है तो वह इन आधारों में सफल सिद्ध होते नहीं है। तो इसीलिए और फिर दूसरा साहित्यकार तर्क देते कि सिर्फ वीर रस नहीं, उस समय जैन साहित्य था, बौद्ध साहित्य था, सिद्ध साहित्य था, नाथ साहित्य था और अन्य साहित्य को यानी अन्य रसों को केंद्र में रखकर भी साहित्य का निर्माण हुआ था। इसलिए अगर हम इसको सिर्फ वीर गाथा काल कहेंगे तो अन्य जो रस में जो निर्माण हुआ है वह चीज़ सामने आती नहीं है। तो इसीलिए भी इसको सिर्फ और सिर्फ वीर गाथा काल कहना सर्वसम्मति नहीं बनती है। इसलिए इस नामकरण को भी ज़्यादातर साहित्यकारों ने स्वीकार किया नहीं है। उसके बाद देखिए अगला नामकरण आता है सिद्ध सामंत काल। राहुल सांकृत्यायन ने इस काल का नामकरण क्या दिया? सिद्ध सामंत काल किया। इनके अनुसार इस कालखंड में समाज जीवन में सिद्धों का और राजनीति पर सामंतों का एक अधिकार था। इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में सामंता का यशोगान ही प्रमुख रूप में किया है। तो इस युग के अंतर प्रवृत्तियों का अध्ययन करने से पता चलता है कि वहाँ सिद्धों और सामंतों का वर्चस्व था। अर्थात राहुल सांकृत्यायन जी यह कहना चाहते थे कि उस समय सिद्ध संप्रदाय की बोलबाला थी। सिद्ध संप्रदाय आप जानते हैं कि 84 सिद्ध हुए, तो उन सिद्धों की बानी, उस सिद्ध संप्रदाय की बानी पूरे कालखंड में उस समय लोगों में प्रचलित थी। तो इसलिए उन्होंने इनको सिद्ध काल कहा। और दूसरा शब्द है सामंत। सामंत यानी राजे रजवाड़े के उस समय ज़्यादातर जो साहित्य निर्माण होता था उनके केंद्र में हम जानते हैं कि राजा या जिनसे कवियों को या रचनाकारों को कुछ पैसे लेने थे या उनसे जो कुछ भी उनके अनुसार जो उनको दान देने वाला था या जो इनाम देने वाला था तो वह उनको केंद्र में ही रखकर रचना करते थे। अर्थात सामान्य जनजीवन की बात तत्कालीन साहित्य में देखने को मिलती ही नहीं है। तो इसलिए इन्होंने इसको सामंत काल कहा। तो इस प्रकार राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा। मगर आप जानते हैं कि उस समय दूसरे संप्रदाय भी थे, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय था, अन्य धर्म के ग्रंथों का भी निर्माण हुआ था। और इस प्रकार अगर हम इसको सिर्फ सिद्ध और सामंत काल कहेंगे तो यह भी सर्वथा सर्वसम्मति बंधती नहीं है। इसलिए जो राहुल जी ने सिद्ध सामंत काल किया नामकरण दिया है वह भी सर्वमान्य नहीं है। तो इसलिए इसको सिर्फ सिद्ध सामंत काल कहना भी उचित नहीं है। बीज वपन काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल का नामकरण बीज वपन काल किया है, परंतु यह नाम भी उचित नहीं है। भाषा की दृष्टि से भले ही यह बीज वपन काल का काल हो, परंतु साहित्यिक प्रवृत्ति की दृष्टि से ऐसी स्थिति नहीं है। तो यानी यह शैशव प्रवृत्तियों में उसका निर्माण हुआ है। तो यह साहित्य भी उस समय देखिए प्रौढ़ता प्राप्त कर चुका था। तो इतने सारे अच्छे अच्छे रासो साहित्य भी निर्माण हुए थे। तो इसलिए सिर्फ बीज वपन यानी बीज का बोना या बीज गाड़ने की प्रवृत्ति यहाँ पर उन्होंने बताई है। तो वह प्रवृत्ति भी यहाँ पर, यह नामकरण भी सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया नहीं है। तो इसको बीज वपन काल कहना भी उचित नहीं है। उसके बाद देखिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसको वीर काल कहा कि भाई इस समय जो है वीर गाथा को काल
वीर गाथा को केंद्र में रखकर साहित्य का निर्माण हुआ था। तो हमने आगे चर्चा की कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसको वीर गाथा काल कहा था। तो वीर गाथा काल या वीर काल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिखता, तो इसलिए भी यह नामकरण भी समीचीन नहीं लगता। उसके बाद देखिए आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको संधि काल और चारण काल कहा है। इसको इन्होंने दो विभागों में विभाजित किया है। प्रथम विभाग जो उन्होंने बताया है कि 7वीं सदी से 10वीं सदी तक संधि काल और 10वीं सदी से 14वीं सदी तक चारण काल का है। तो देखिए संधि काल जो है, संधि काल शब्द का अर्थ क्या होता है कि यह जो है, जो भाषा है, हिंदी भाषा है, वह पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होके धीरे धीरे हिंदी की और हिंदी भाषा का विकास, यानी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में से हिंदी का विकास होता है। तो यानी यहाँ पर वह संधि के रूप में, दो भाषाओं की संधि के रूप में 7वीं सदी से 10वीं सदी को माना गया है। और उसमें उन्होंने दूसरा नाम दिया चारण काल, जो हमने आगे भी चर्चा की। ग्रियर्सन जी ने इसको चारण काल कहा था। तो उसमें भी तर्क है कि सिर्फ चारणों के द्वारा साहित्य निर्माण नहीं हुआ था, अन्य जातियों के द्वारा भी साहित्य का निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार यहाँ पर जो संधि काल और चारण काल जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा जो नामकरण दिया है, वह भी उस नामकरण में भी थोड़ी बहुत कमियां नज़र आती है। इसलिए यह नामकरण भी ठीक नामकरण सिद्ध या मालूम होता नहीं है। इसलिए इसको भी साहित्य आचार्यों ने स्वीकार किया नहीं है। इसके बाद आदिकाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल नाम दिया और अधिकांशतः संदिग्ध और अप्रामाणिक मानते हुए भी दो विशेषताओं को रेखांकित किया, नवीन ताजगी और अपूर्व तेजस्विता। इन दोनों विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम उन्होंने आदिकाल रखा। अपने इस मत को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावान परंपरा विनिर्युक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सचेत कवियों का काल है। तो इसीलिए देखो कि इन्होंने इसको नाम दिया आदिकाल, आदि यानी शुरुआत। तो इस प्रकार अन्य आचार्यों ने भी फिर इस काल को आदिकाल यानी शुरुआती काल यानी प्रारंभिक काल जो नामकरण दिया है। अन्य नामकरणों की तरह इसको भी एक आध दो साहित्यकारों ने स्वीकार किया नहीं है, मगर ज़्यादातर जो साहित्यकार है उन्होंने आदिकाल नामकरण को स्वीकार किया है। तो इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इस काल को आदिकाल नाम दिया है। और इस प्रकार उन्होंने देखिए आदिकाल यानी प्रारंभ न होकर यह हमारी शुरुआती जो सामाजिक दृष्टिकोण है, इस प्रकार को उन्होंने कहा है। तो इस वास्तव में आदिकाल प्रारंभ का ना होकर परंपरा के विकास का सूचक है। तो इस प्रकार 8वीं शताब्दी में बौद्ध सिद्ध नाथियों के साथ वीर काव्य गाथों और अब्दुल रहमान, विद्यापति, खुसरो आदि सभी को एक सूत्रता में बांधता है और फुटकर कवियों के नाम गिनाने से भी बचा सकता है। इसीलिए जो आदिकाल नाम में हिंदी काव्य रूपों एवं भाषा के अंकुरित होने का भाव भी आता है। इसलिए यह नाम उपयुक्त ठहरता है और अधिकांश विद्वानों ने आदिकाल नाम को मान्य रखा है। तो इसलिए हम इस काल को यानी शुरुआती काल को 7वीं सदी से 14वीं सदी या 10वीं सदी से 14वीं सदी तक के नाम को अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नामकरण दिए हैं, मगर ज़्यादातर आचार्यों ने आदिकाल जो नामकरण है उसके ऊपर सर्वसम्मति दी है और मान्य रखा है। तो इसलिए हम इस काल को आदिकाल के नामकरण से जानते हैं। इस प्रकार इस यहाँ पर चर्चा समाप्त करते हुए हम कह सकते हैं
कि विभिन्न प्रकार आदिकाल के नामकरण की चर्चा होती है और अलग अलग नामकरण में थोड़ी बहुत कमियां और थोड़ी बहुत उनकी विशेषताएं भी है, मगर फिर भी आदिकाल का नामकरण है जो सर्वमान्य है, इसलिए हम इस काल को आदिकाल नाम से जानेंगे।